आदित्य क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है सीटेट की क्लास में। तो पिछले वाली क्लास में आपने देखा था कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न बताए जा रहे थे, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन हमारा हुआ था उस पर एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं। जैसे दिया हो कि यदि यदि 12 जनवरी यदि 12 जनवरी 1992 को रविवार हो तो आपसे पूछ ले कि 10 अगस्त 1992 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जनवरी में कितना दिन बाकी है। तो जनवरी में आप देखेंगे तो 19 दिन बाकी है, 19 दिन बाकी है। फरवरी तो पूरा का पूरा बाकी है, तो फरवरी के लिए हम ले लेंगे 29 और मार्च के लिए ले लेंगे 31, अप्रैल के लिए ले लेंगे 30, उसके बाद मई आ जाएगा, मई के लिए ले लेंगे 31, फिर जून के लिए होगा 30, फिर जुलाई आएगा, जुलाई के लिए आ जाएगा 31 और अगस्त, उसके अगस्त के लिए हमारा हो जाएगा, कितना अगस्त जाना है, 12 अगस्त। इस प्रकार से हमने ले लिया और 7 से काटकर विषम दिन ले लें, 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 28 1 बचेगा, 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 5। अब सबको जोड़ लीजिए। चलिए योग कर लेते हैं इस सबका। तो योग करेंगे तो मिलेगा 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 मिल गया। और 24 में जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जैसे 3 बचेगा बस तो रविवार में 3 दिन जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। रविवार में जैसे 3 दिन ऐड करेंगे तो मिलेगा आपका बुधवार, यानी कि जो भी दिन आपसे पूछा गया उस दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके टाइम मैनेजमेंट से आ सकता है। कह दे एक व्यक्ति सोमवार सुबह 7:42 से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर बुधवार की शाम 5:40 पर पहुंचता है तो उसे पूरे यात्रा के दौरान कुल समय कितना लगा, यात्रा के दौरान कुल समय लगा। ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले आपका है सोमवार, तो सोमवार सुबह 7:42 से चलना शुरू करता है AM से। तो इसके बाद मंगलवार भी आया होगा, मंगलवार का सुबह 7:42 हुआ होगा। बुधवार भी आया होगा, बुधवार का भी सुबह 7:42 हुआ होगा, लेकिन बुधवार को ही पहुंच गया है, लेकिन ये शाम में पहुंचा है। शाम में कब पहुंचा है, तो 5:40 पर पहुंचा है, 5:40 शाम में पहुंच गया है। ठीक है ना। अब आपको बताना है इनके बीच में कितने घंटे की गैपिंग होगी। तो आप देखिए सेम टाइम है, तो यहाँ पर तो बोल सकते हैं 24 घंटे की गैपिंग है, और यहाँ पर भी 24 घंटे की गैपिंग है। तो यहाँ से 24 24 48 आ चुका है, और इसके बीच में बताना है कि कितने घंटे की गैपिंग होगी। तो बस घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं, जैसे 5:40 PM है, तो इसको हम या करके ले सकता हूँ। अब 12 5 17 यानी 17:40 इसको ले सकते हैं। तो 17:40 में से आप घटा लीजिए कितना भाई, तो 7:42 घटा लीजिए। घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इधर से कहाँ से ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 मिनट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16। घटाएंगे तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से आएगा 8
और ये आ गया आपका 9, 9 में से 4 जा 5, और इधर आएगा 16 में से 7 जा 9, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 9 घंटा 58 मिनट की गैपिंग है इसमें। इसमें आ जाएगा 9 घंटा 58 मिनट की गैपिंग आ जाएगा। उसका सबको जोड़ लीजिए, तो 24 घंटा प्लस 24 घंटा और प्लस 9 घंटा 58 मिनट। तो इस प्रकार से पूरी यात्रा के दौरान लगा है 8, 8 जोड़ेंगे 7, और यहाँ से तो 57 घंटा 58 मिनट का समय टोटल उसको लगा है। तो अगर आपसे पूछ ले कितने घंटे का डिफरेंस मिला, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 57 घंटा 58 मिनट का समय उसको लगा है टोटल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और दे दे, जैसे मान लेते यहाँ पे दे दे श्याम मंगलवार, बोले श्याम मंगलवार की शाम 9:12 से चलकर किसी स्थान पर शुक्रवार सुबह 7:40 पर पहुंचता है। तो कुल समय कितना होगा? तो कुल समय बताइए, कुल लगा समय होगा। अब इसको निकालना है, तो यहां से देखिए मंगलवार से चलता है, तो मंगलवार की सुबह कितने बजे, शाम को चल रहा है 9:12 PM से चल रहा है। इसके बाद बुधवार भी तो आया होगा, तो बुधवार के भी शाम 9:12 आया होगा, PM ले लीजिए। उसका बृहस्पतिवार भी आया होगा शाम 9:12 PM। उसके बाद अगले दिन ही पहुंच गया, जैसे शुक्रवार की सुबह ही पहुंच गया है। जैसे शुक्रवार की सुबह कितने बजे पहुंच गया है, ये पहुंच गया 7:40 पर, ये पहुंच गया AM में ही पहुंच गया है। तो यहां से देखेंगे तो इनके बीच में मैं कह सकता हूँ 24 घंटे का डिफरेंस, इनके बीच में कह सकता हूँ 24 घंटे का डिफरेंस, और इनके बीच में आप पूछा गया कितने घंटे का डिफरेंस होगा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको देखिए, इसको निकालने के लिए ये जो PM है इसको मैं ले सकता हूं, अगर पहले से देख लेते कितना आएगा, एक बार देख ले। अगर मैं देखूं तो इसको मैं मान लेता हूं 10, इसको मान लेता हूं 7, इसको 10 और इसको 7, तो 10 2 12 7, 9 घंटा हो गया, और 9 घंटा 40 मिनट, 9 घंटा 40, और इसको रख सकते हैं 12 9 21, 12 21, 21 में से 7 जा, हाँ ठीक है, सही तो है, सही जा रहा है। यानी कि इसको PM लिखा है तो PM को बदल लीजिए, इसको हम लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे भी जस्ट मैंने इसके जस्ट पिछला मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बुधवार, जैसे एक ही दिन की बात हो रही थी, एक ही दिन की बात हो रही थी, तो आराम से घटा के निकाल लिया। लेकिन जब आपका दिन चेंज हो जाए ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी बातों को समझना है। जैसे अगर दिन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बुध से बृहस्पति से शुक्रवार हो गया, तब इसको बदल के नहीं घटाएंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कैसे घटाएंगे। आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर बताइए, ये जो 9:12 है, तो पहले हम इसमें बृहस्पतिवार में कितना टाइम बाकी है पहले देख लेते हैं, और उसका जितना बाकी होगा उसमें इतना घंटा जोड़ लेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कितना घंटा बाकी है खत्म होने के लिए, तो 12 बजता, तो 12 बजे में से 9:12 को घटा लीजिए। घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 मिनट, और 1 घंटा ये हासिल दे दिया होगा, तो 2 घंटा 48 मिनट यहाँ पर आ गया। अब 2 घंटा 48 मिनट, तो मैं कह सकता हूँ इतना घंटा बृहस्पतिवार को खत्म होने के लिए बाकी है, और बृहस्पतिवार खत्म हो जाएगा तो शुक्रवार शुरू हो जाएगा, तो शुक्रवार में और कितना घंटा ही जाएगा, तो 7:40 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 घंटा 88 मिनट होगा, या इसको हम बोल सकते हैं 10 घंटा 28 मिनट। तो हम कह सकते हैं इनके बीच में 10 घंटा 28 मिनट का समय आ चुका है। तो अब समय निकालना है, तो 24 घंटा, उसके बाद हमारा आएगा फिर 24 घंटा, फिर इसके बाद आएगा 10 घंटा 28 मिनट का।
जैसे इसको जोड़ेंगे तो होगा 48 58, यानी 58 घंटा 28 मिनट का समय लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इसको पूरे यात्रा के दौरान 58 घंटा 28 मिनट का समय लगा है। जब आपके सामने दिन बदल जाए तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार 9:12 PM है, तो यहाँ से 12 बजता तो आप बृहस्पतिवार खत्म होता, तो 12 बजता और 9:12 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि बृहस्पतिवार में और कितना समय बाकी है, तो 2 घंटा 48 मिनट बाकी है। आज जैसे 2 घंटा 48 मिनट और चलेगा तो बृहस्पतिवार खत्म। आज शुक्रवार में कितना घंटा चला है, तो 7 घंटा 40 मिनट, तो 7 घंटा 40 मिनट जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से 10 घंटा 28 मिनट आया। तो आपके चैप्टर में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या और कर सकता है कि अगर दे देता कि मंगलवार की शाम चलना शुरू करता है, वो पहुंच जाता है, अब कहते हैं कि बीच में 1200 किलोमीटर की दूरी होगी तो उसकी चाल बताइए। तो 1200 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 1200 किलोमीटर की दूरी दे दे और समय मैंने निकाल ही लिया, तो भाग देकर निकाल लेंगे बस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपके समय से रिलेटेड तीनों टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं जिसको बोलेंगे डाटा हैंडलिंग। इसके बाद हमारा होगा डाटा हैंडलिंग, इसको समझते हैं। डाटा हैंडलिंग से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखें कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले एक पढ़ना है समांतर माध्य, जिसको मीन हम कहेंगे, इंग्लिश में मीन बोलते हैं। समांतर माध्य के बाद दूसरा हमारा होगा बहुलक, उसका तीसरा होगा माध्यिका, और चौथा होगा जिसको बोलेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन DI। ये 4 टॉपिक है इसके अंतर्गत, जिसमें अपने पहले टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो देखिए समांतर माध्य किसे कहा जाता है, तो इसको समझिए पहले फार्मूले से। समांतर माध्य बराबर होता है, सभी संख्याओं का योग, जैसे आंकड़ों का योग भी बोल सकते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ऐसे इसको निकाल सकते हैं समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य ऐसे निकालिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे 10 12 18 20 13 और 17, कहेगा का समांतर माध्य बताइए, बताइए, ऐसे पूछ दे। तो हम क्या करेंगे कि समांतर माध्य निकालने के लिए इसको याद रखें, x बार से भी डिनोट करते हैं, सबको जोड़ देंगे हम भी। 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 13 प्लस और 17, और टोटल है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 हो जाएगा। 90/6 काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो समांतर माध्य इस पर 15 आ गया। तो जितनी भी संख्या दे सबको जोड़ लीजिए, एक बार जोड़ लेते हैं, 30 50 60 और 30 90, ठीक है, काटेंगे तो 15 6 90। समांतर माध्य ऐसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन इस पर आपसे पूछ सकता है, जैसे दे दे 10 x 12 18 27 33 और कह दे कि का समांतर माध्य 25 हो तो x का मान बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो बस देखेंगे समांतर माध्य बराबर 10 प्लस x प्लस 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 33, अब पूरे का बटा हमारा हो जाएगा 6, और समांतर माध्य 25 दिया तो 25 रख लीजिए और सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया आपका 50 60 हो गया, 60 60 60 70 70 70 70 100 हो गया। तो 100 प्लस x, और 100 प्लस x होगा, 100 प्लस x हो जाएगा 100 प्लस x। तो 100 प्लस x होने के बाद देखें
और नीचे हमारी संख्या कितनी होगी, तो संख्या तो 6 ही होगी, संख्या तो 6 ही होगी, संख्या हमारी 6 होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 छक्के 150 बराबर 100 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस 100, और इस प्रकार से आपका आंसर 50 आएगा। तो समांतर माध्य बहुत ही आसान है निकालना। आपके सामने समांतर माध्य कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल लेंगे। तो इसमें x गायब है तो सबको जोड़ दीजिए और जोड़कर 6 से डिवाइड करेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य की वैल्यू 25 छक्के 150 100 घट, और इस 100 कहाँ से आ गया, इन सबको जोड़ने से 100 आया। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा आपका 60 बनेगा, 60 और 60 में 10 जोड़ देंगे तो 70, और ये 30 है, 100 बन जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, जैसे कि कह देगा यदि 20 संख्याओं का समांतर माध्य, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 21 हो तो 21 हो लिख सकते हैं, 21 हो और 21 हो तथा प्रत्येक संख्या 21 हो तथा प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करके 17 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करके 17 प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करके 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो नया समांतर माध्य बताइए, नया समांतर माध्य बताएं, नया समांतर माध्य बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमें संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, आप उठा के बस लाइए समांतर माध्य को कितना दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो जितना समांतर माध्य दिया उसको पहले उठा कर लाइए 21, और कह रहा है कि नया समांतर माध्य बताइए क्या होगा। तो जो चीज कहा है बस समांतर माध्य में कर लीजिए, वह आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करके 17 जोड़ लीजिए, नया समांतर माध्य मिल जाएगा। तो ये बनेगा 63 और प्लस 17 कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नया समांतर माध्य आपका कितना आने वाला है, 80। उसके बाद आता है हमारा बहुलक। बहुलक से हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बहुलक को भी देख लीजिए, एक लाइन में कहा जाता है कि जो संख्या की पुनरावृत्ति जिस संख्या की पुनरावृत्ति सर्वाधिक हो वह बहुलक, वह संख्या बहुलक कहलाता है, वह संख्या बहुलक कहलाता है। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन देते कि 2 2 3 1 3 2 3 1 5 8 2 10 12 और 2, कदे कि में बहुलक होगा, कदेगा कि इसमें बहुलक बताइए, बहुलक होगा। कौन है जो बहुलक होगा इसमें भाई? तो इसमें हमको लगता है कि सर्वाधिक 2 आया है। 2 देखिए सबसे अधिक आपका इसमें 2 की पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए 2 1 2 3 4 5 बार आया है, तो सबसे अधिक आया है 2, इसलिए इसमें बहुलक भी हमारा हो जाएगा 2 से आंसर। तो जो संख्या सर्वाधिक बार आएगा उसे हम बहुलक कहेंगे। बहुलक खत्म। आपके सामने एक चीज और पूछता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सीमा अगर पूछना जाए कि बताइए निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होगा। तो यहाँ पे सीमा अगर आपसे पूछे, जैसे मान लेते 100 और 120 दिया है, और यहाँ से दिया है 120 140, अगर दिया है 140 और यहाँ पे 160 दिया है, तो हमका सीमा या इसको रेंज भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम रेंज भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे रेंज क्या होगा,
किसी भी चीज का अगर रेंज पूछे या सीमा अगर पूछे तो बताइए कैसे निकालना होगा। तो बहुत ही आसान है। अगर कोई भी आप रेंज पूछता है, किसी भी चीज का अगर आपसे रेंज पूछता है कि सीमा पूछता है कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए हमेशा याद रखिएगा किसी एक लाइन को ले लें। जैसे इसी को ले लीजिए, तो इसमें आपको इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो क्या करना है कि उच्च सीमा, जो भी उच्च सीमा होगी उसमें से निम्न सीमा को बस माइनस कर लेना होगा। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लेंगे। तो अगर निकालना है तो 140 में से आप 120 को माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से पता चलेगा कि रेंज आपका 120 होगा। तो अगर रेंज या सीमा अगर पूछता है तो आराम से आप इसमें से घटा लेंगे और निकल कर चला आएगा। फिर यहाँ से आपका अगला टॉपिक आता है मीडियन, यानी कि जिसको माध्यिका हम बोलते हैं। माध्यिका, माध्यिका वाली संख्याएं अगर निकालना हो तो सबसे पहले आपके सामने जो भी संख्या दी गई होगी, तो जो बीचों बीच वाली संख्या होती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर अगर 2 दिया है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो अगर इसका माध्यिका निकालना है तो इसका कुछ कंडीशन होता है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये इस पर संख्याएं जो रखी गई हैं सब के सब आरोही क्रम में रखी हुई है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपसे माध्यिका पूछ ले तो बस बीच वाली संख्या को हम मीडियन बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 इधर निकाल दे, 2 इधर निकाल लें, तो बीच में जो संख्या बच गया वो आपका कहलाएगा माध्यिका। सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना होगा या आरोही क्रम में लिखना होगा, उसके बाद बीच वाली संख्या आपकी माध्यिका कही जाती है। अब इसमें एक कंडीशन और पूछता है कि अगर मान लेते 2 दे दे, 4 दे दे, 6, 8, 10 और 12 दे दे। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि बीच वाली संख्या तो मिलेगा ही नहीं। जैसे 3 इधर ले लेंगे, 3 इधर ले लेंगे, तो बीच में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसका एक कंडीशन होता है कि बीच में अगर मैं देखना चाहूँ तो बीच में ये दोनों संख्याएं फंस रही हैं। तो बीच में जब ये दोनों संख्याएं फंस रही हैं, तो जब 2 संख्या फंसे तो दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिएगा। यानी कि इसका रूल हो जाएगा कि सबसे पहले, अब इसको अगले पेज पे हम लोग समझ लेते हैं। अगर माध्यिका से रिलेटेड जो भी चीजें आपसे पूछा जाए तो जो जो कंडीशन को फॉलो करना है नीचे नोट करके लिख लेंगे। सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। और उसके बाद सबसे पहले हम संख्याओं को काउंट करेंगे। तो अगर n इक्वल टू विषम में मिली संख्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था, तो सबसे पहले इसको आरोही और अवरोही क्रम में दर्शा लें। और दर्शाने के बाद जब सबको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारे पास टोटल नंबर मिलेगा तो 2 तरह से मिल सकता है। या तो टोटल नंबर जो होगा वह विषम में मिलेगा, ऑड संख्या मिलेगी, या तो टोटल नंबर आपका इवन यानी कि सम में मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे विषम में मिलता है तो यहाँ से एक फार्मूला होता है माध्यिका का, होता है n+1/2वां पद। इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे इस पर देखें 1 2 3 4 5 है, तो n की जगह पे 5 रख लें, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का आधा करेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 और तीसरे पापा का 6 बैठा हुआ है। तो ये है कि n इक्वल टू विषम हो तो फिर इस फार्मूले को हम लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और आपका बन सकता है कि अगर n इक्वल टू सम आ जाए तो क्या करेंगे। तब यहां से आपको क्या करना होगा माध्यिका निकालने के लिए कि n/2वां पद लेंगे, प्लस उसके बाद मुझे लेना होगा n/2 + 1वां पद, और जोड़कर पूरे का हम कर लेंगे आधा। और इसके बाद यहां से जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो n इक्वल टू अगर सम हो तो माध्यिका निकालने के लिए n का आधा करिए, वो पद लीजिए, प्लस
n/2 प्लस 1वां पद लीजिए, जोड़कर आधा कर दीजिए, यहाँ से माध्यिका चली आएगी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, कर देगा 13, 11, 10, 8, 7, 11। पूछ दे कि का माध्यिका बताइए, का माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टेप बोला गया था यहाँ पर कि सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया है 13, 11, 10, 8, 7, 11 का माध्यिका क्या होगा। तो इसको दो कंडीशन है, या तो आरोही में दर्शा लें या तो अवरोही में दर्शा लें। तो किसी एक कंडीशन में दर्शाना है, तो सबसे पहले इसको मैं आरोही क्रम में दर्शा लेता हूं। तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में दर्शाएं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ आपको लिखना होता है। सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में जाएगा। इसमें सबसे छोटा आपका 7 है, तो पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 7, 8, इसके बाद आपका आएगा 10, उसके बाद 11 दो बार है, संख्या जितनी बार होगी उतनी बार आपको लिखना होगा। 11 एक बार और लिख लें, और लास्ट में आपका 13 चला जाएगा। उसके बाद इसको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी n इक्वल टू मिला 6, और 6 एक सम संख्या होती है। कहा जाता है कि सम संख्याएं वे संख्याएं कही जाती है जिसमें हम 2 से अगर भाग लगाएं और अगर पूरा का पूरा कट गया तो आपकी सम संख्या होगी। तो 6 2 से पूरा का पूरा कट रहा है, इसलिए 6 एक सम संख्या होगी। उसके बाद जस्ट मैंने बताया इसके बाद कि अगर n इक्वल टू सम मिलेगा तो माध्यिका के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 6 यानी सम मिल गया, तो आपको माध्यिका निकालने के लिए अब आपको यूज करना है फार्मूला कौन सा। तो 6 का आधा करके पद निकालें, प्लस ये 6 का आधा करके एक जोड़कर वह वाला पद निकालें, और उसके बाद इसका आधा कर दें। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कटेगा, तो मैं लिख सकता हूँ तीसरा पद प्लस, और ये आपका 3 1 4, यानी चौथा पद का पूरे का हम आधा कर देंगे। तो तीसरा पद देखें 1 2 3, और 3 पर बैठा है 10, और चौथे पद पर 1 2 3 4 11 बैठा हुआ है, और जोड़कर आधा कर लीजिए। तो 21/2 काटेंगे तो आ जाएगा 10.5, जो हमारा फाइनली आंसर होगा। एक तरह से और भी लगा सकते हैं बिना फार्मूले का भी। अगर आपने आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया तो फार्मूला अगर भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इस पर भी आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको साइड में मैं लिख लेता हूँ। 7 है, 8 है, उसके बाद 10, फिर 11 और 13। तो मैंने कहा था कि बीच में पहले देखिए कोई संख्या मिल रही कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, बीच में कुछ नहीं मिला। तो बीच में जब नहीं मिला तो उसके अगल बगल वाले नंबर को लेकर और आपस में जोड़कर आधा कर लीजिए बस। यानी कि आप बीच वाली संख्या को जब आप देखेंगे तो एक 10 मिला और एक 11 मिला। तो यहाँ से बिना फार्मूले का भी लगा सकते हैं, 10 प्लस 11/2। जैसे इसको हम जोड़कर आधा करेंगे तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 10.5, हमारा फाइनली आंसर होगा। एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर लेते हैं। देखिए 8 15 12 9 7 6 और 4, और पूछेगा कि का माध्यिका बताइए, का माध्यिका क्या होगा। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसमें संख्याओं को आरोही क्रम में रखें। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। इसमें सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 8, तो 8 भी है, 8 फिर 9 के बाद हम चलेंगे तो 12 और 15 भी आ जाएगा। उसके बाद टोटल काउंट करते हैं, या तो इसको ऐसे ही निकाल लेंगे हम सिर्फ बिना फार्मूले का ही। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर ले लें और 3 इधर ले लें, बीच में कौन सी संख्या बच गई, 8 बच गई। तो इस प्रकार से माध्यिका हम 8 विदाउट फार्मूले का भी दे सकते हैं। तो याद रखें, माध्यिका हमेशा जब भी आपको निकालना होगा तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, और लिखने के बाद जैसे इसको काउंट करेंगे तो दो तरह से नंबर मिलेगा, या तो सम में या तो विषम में।
तो अगर फार्मूले से करना है तो फिर उसको काउंट करके लगाएं, अगर बिना फार्मूले का करना है तो टारगेट ये रहे कि आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच में क्या मिल रहा है मुझे। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच में मेरे सामने 8 नजर आ रहा है, इसलिए 8 आपका आंसर होगा माध्यिका के लिए। लेकिन अगर बीच में 2 संख्या अगर नजर आती तो दोनों को जोड़कर हम आधा कर लेते तो आपका आंसर होता। तो इस प्रकार से शुरू। तो इसके बाद आपने देखा माध्यिका कितना आया, 8 आया। इस तरह से और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और चीज ये पूछ सकता है कि आपके सामने पूछ देगा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में माध्यिका बताइए। अब नीचे कुछ आंकड़े दिए गए, उसमें माध्यिका आपको बताना है। इसके लिए एक क्या होता है कि एक चार्ट दिया होता है जिसमें क्या होगा कि एक साइड में संख्या दे देगा और एक साइड में दे देगा बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोला जाता है बारंबारता। जैसे कि 3 दे दिया, इसकी बारंबारता 12 बार है। यहाँ पे 4 दे दिया, इसकी बारंबारता 11 बार है। 5 दे दिया, इसकी बारंबारता 17 बार है। यहाँ पे मान लेते हैं आपके सामने 6 दे दे, इसकी बारंबारता 18 बार है। और कहेगा कि इसमें माध्यिका आप बताएं, क्या होगा इसकी माध्यिका। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा कठिन, क्योंकि अब इसको थोड़ा समझने के लिए हर एक बातों को डिस्कस करनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर संख्या के साथ बारंबारता दिया गया हो तो सबसे पहले आप इन संख्याओं को थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेंगे कि क्या ये आरोही क्रम में है। तो बिल्कुल है, क्योंकि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6। अगर ये नहीं होता तो अगले क्वेश्चन बताऊंगा कि नहीं होगा तो क्या करना है। तो तुरंत क्या करेंगे कि एक नई बातें बगल में आप खुद जोड़ लेंगे प्रश्न को सॉल्व करते समय, और उसको लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। और देखिए संचयी बारंबारता किसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो जो बगल वाला नंबर है उसको उठा के पहले रख लें 12 को, और ऐसे क्रॉस में जोड़ जोड़ के रखना है। 12 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 23, 23 में 17 जोड़ेंगे 23 में 17 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40, 40 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस 12 को यहाँ पे उतार लें, उसके बाद यहाँ पे जोड़कर यहाँ उतारें, फिर जोड़कर यहाँ उतारें, जोड़कर यहाँ उतारें। तो 12 उतार लिया, 11 जोड़ेंगे 23 होगा, 23 में 17 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में आप 18 जोड़ेंगे 58 होगा। और जो संख्या यहाँ आती है वही कंफर्मिंग कि इन सबका योगफल होगा। जोड़ के देख लीजिएगा। n = 58 आ चुका है। अब बताएं कि n = जब 58 आ गया, 58 तो 58 एक सम संख्या होगी। और मैंने अभी मैंने माध्यिका के लिए फार्मूला बताया था कि अगर n = सम संख्या होगा तो इसके लिए रखेंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अब पूरे का बट्टा हम 2 कर लेंगे। तो इस प्रकार से 58/2वां पद लेंगे प्लस इसके बाद लेंगे 58/2 प्लस 1वां पद लेंगे, अब पूरे का बट्टा हम 2 कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं माध्यिका क्या निकलने वाली है। 58 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 29, यानी कि 29वां पद होगा, और प्लस उसके बाद होगा 30वां पद, और पूरे का बट्टा होगा 2। अब बात आती है कि 29वां पद कैसे निकालेंगे। तो 12वें पद तक तो होगा 3, 13 से लेकर 23 पद तक होगा 4, 23 से लेकर 40 पद तक होगा 5। अब बताइए 23 से स्टार्ट होगा तो 24वां पद, 25, 26, 27, 40वें पद तक तो 5 आएगा। तो 29वां पद मुझे चाहिए। तो बताइए 29 किसके बीच में आएगा। तो 12 तक तो 3, तो 12 तक है तो वहां पे तो 12 लिखा नहीं है, तो 29 लिखा है। ये 23 तक है, तो 23 से लेकर 40, तो लीजिए ये 5 वाली संख्या पक्का आपका कौन कौन सी हो सकती है। तो ये देखें 23वें पर आकर 4 खत्म हो जाएगा, 24वां से शुरू होगा 5, और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और चलते चलते 40वें पद तक तो 5 आएगा। तो इसी में मुझे 29वां और 30वां चाहिए, तो 5 और 5 मिलेंगे। तो इस प्रकार से 29वां भी 5 होगा
और 40वां भी 5 होगा, तो 5 5 10, 10 का आधा, आंसर आ गया 5 आंसर। समझ में आया? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व मैंने किया। यहां से बोले 29वां पद प्लस 30वां पद, तो 29वां पद के बारे में समझिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 12वें पद तक तो 3 आएगा। अब 12 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 13वें पद से अब 4 शुरू हो जाएगा। अब 13वें पद से 4 शुरू होगा तो 13 के बाद समझिएगा, 13 से जब स्टार्ट होगा तो 13, 14, 15, 16 कहां तक, 23 तक तो 4 आएगा। ऐसे समझिए, 3 3 3 ऐसे करके, तो 3 3 3 12 बार तो आएगा 3, क्योंकि 12 लिखा है। अब 13वीं बार से शुरू हो जाएगा 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, 23 तक आएगा। और 24वें से 5 शुरू हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। तो 24वें से 5, 25वां 5, और ये जो 5 है कहां तक पहुंचने वाला है, 40 तक आपका पहुंचने वाला है। तो 40 पद तक तो आपका 5 होगा, इसलिए 29 और 30 तो 5 ही ले लेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 5। अच्छा, एक और क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर अगर मैं दे दूं, जैसे दे दे कि माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए क्या होगा। तो इधर साइड में देखिए एक डाटा मैं दे देता हूं, इधर साइड देखिए, इधर एक डाटा मैंने दे दिया। एक साइड में लिख दिया मैंने संख्या और एक साइड में लिख दिया बारंबारता, और यहाँ पे लिखा है 5, ये आया है 10 बार। यहाँ पे 7, ये आया है 12 बार। एक 8 ले लीजिए, ये आया 13 बार। ये 10 ले लीजिए, ये आया आपका 15 बार। फिर 11 ले लें, ये आया आपका 12 बार। 13 भी ले लीजिए, ये आया आपका 11 बार। तो मैंने कहा था कि पहले देख ले ये आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं, तो आरोही क्रम में 5 7 8 बिल्कुल। तो इसके बाद तुरंत आप निकाल लीजिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालिए। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता के लिए मैंने कहा था कि पहले 10 है तो 10 को उतार लें और इसमें जोड़िए, तो ये आएगा 22। 22 में जब 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। 35 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। 50 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। 62 में जब 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 73। एक बार देख लेंगे। तो 10 उतार लिया, तो 10 में जब आप 12 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 22। 22 में 13 को जोड़ेंगे तो 35। 35 में 15 जोड़ेंगे 50। 50 में 12 जोड़ेंगे 62। 62 में 11 जोड़ेंगे 73। तो यहाँ पर n इक्वल टू तो मिल गया 73। अब यहां से लिखेंगे n इक्वल टू जब 73 है तो 73 एक विषम संख्या आपके सामने होगी। तब यहां से हम माध्यिका निकालने चलेंगे, तो इसके लिए फार्मूला कहता है n+1/2वां पद, यानी n+1/2वां पद से निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे 73 + 1/2। 73 में एक जोड़ेंगे 74 और 74 यानी 74/2। तो 74 का आधा कर लीजिए, आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 6 37वां पद मिलेगा। अब कोई बताए 37वां पद क्या होने वाला है। तो 37वां पद चलिए चेक करते हैं। 10वें तक तो 5 आएगा, 22वें तक तो 7 आएगा, 35वें तक तो 8 आएगा, लेकिन मुझे 37 चाहिए। ये 35 पे 8 खत्म हो गया। अब 35 से लेकर 36 से लेकर 50 तक तो 10 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 10। इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, इस तरीके से सारी चीज आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग जान लेते हैं कि रिलेशन। तो देखिए इसमें आप संबंध भी कुछ होता है, जैसे कि आपके सामने याद रखें कि बहुलक फिर माध्यिका और माध्य में संबंध भी पूछा जाता है। पूछ देगा माध्य में क्या संबंध होगा, इसके संबंध को भी जान लेते हैं क्या होगा। अभी देखिए इसके संबंध को जानने के लिए याद रखें, यह फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, और इसमें से माइनस हो जाएगा 2 गुणे समांतर माध्य। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है, कह देगा यदि किसी आंकड़े के लिए,
आंकड़े के लिए माध्यिका, किसी आंकड़े के लिए माध्यिका 10 तथा माध्य 5 हो तो बहुलक बताइए क्या होगा। बहुलक होगा। अब देखिए बहुलक अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा 3 गुणे, ऊपर फार्मूला देख सकते हैं, माध्यिका 10 है तो 3 गुणे 10 माइनस 2 गुणे 5 तो हो गया 30 माइनस 10 और आंसर आ जाएगा 20। तो ये आपका बहुलक होगा 20 होगा। इसके बाद आप देखेंगे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, माध्यिका, माध्य और बहुलक, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद डीआई से रिलेटेड क्या चीजें पूछ सकता है आप लोग में रिलेटेड, तो डीआई से रिलेटेड देखें, इसमें केवल एक ही है जो आप में पूछेगा, आप पूछता है जिसको बोलते हैं पाई चार्ट। मैंने देखा है कि पाई चार्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए और पूछा जाता है। पाई चार्ट 2 टाइप का होता है, जैसे कि एक बना देगा गोला और इसमें कई पार्ट सेट से बनाए रहेंगे ऐसे। तो अगर मान लेते ये 10% है, ये 20% है, ये 25% है और ये 35% है, तो सारे प्रतिशत अगर दिया है तो सब 100 में ही बटे रहेंगे। तो कितना हो चुका है 35 और ये 60 हो गया, 60 हो गया और 60 90 हो गया। तो इसको 3% कर लीजिए और इसको 7% कर लीजिए। तो प्रतिशत में अगर दिया है परसेंटेज में तो ये सबको जोड़ेंगे तो 100% के बराबर होगा, यानी 100% में सब बटा होगा। एक आपका देता है जैसे कि यहाँ पर कई पार्ट्स आपके बांटे गए होंगे तो डिग्री में दे सकता है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री दे दे, यहाँ पे दे दे 30 डिग्री, यहाँ पे दे दे आपके सामने ये आपका दे दे 100 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 120 220 हो चुका है, 220 और 220 220 और 220 है तो 140 की कमी है, तो ये मान लीजिए 40 हो गया और ये वाला हो गया 60 और ये हो गया 40। तो अगर डिग्री में दिया है तो सबका योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देख लेते हैं सब 360 है कि नहीं। 120 220 220 और 220 और 100 140 360, ठीक है। तो आपके सामने अगर पाई चार्ट है तो या तो प्रतिशत में देगा या तो डिग्री में देगा। प्रतिशत में देगा तो 100 से कंपेयर करके लगाएंगे, मतलब ऐसे समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का इनकम ही दिया जाए और उसका कुछ महीने के लिए इनकम दिया है, मैं कहूंगा कि 1 2 3 4 5 6, मैं कह सकता हूँ एक व्यक्ति ने 6 बिजनेस कोई किया और 6 महीने में उसने कुछ इनकम किया, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ए महीना, बी महीना, सी, डी, ई और ये आपका एफ। कभी कभी 6 महीने में कुल 100 रुपया कमाया हो, 100 महीने में 6 महीने में 100 रुपया कमाया हो, तो बताइए वह जो है बी महीने में कितना रुपए कमाया। तो 100 रुपए कमाया, प्रतिशत दिया हुआ है, तो 100 में से बी महीने में 25 रुपया कमाया, ए महीने में 20 रुपया कमाया, मतलब इस 100 में ही बांट लेंगे प्रतिशत में अगर दिया है तो। अगर इसमें मान लेते दिया जाए कि एक व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 महीने में कमाया और 360 रुपए कमाया, तब यहाँ पे 40 कमाएगा, 90 कमाएगा, इस तरीके से कमाएगा। तो डिग्री में 360 से कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी के जस्ट ऊपर मैं रख रहा हूं, यहाँ पे कह दे एक व्यक्ति की कुल आय एक व्यक्ति की कुल आय जैसे बोल दे एक व्यक्ति की कुल आय मान लेते हैं यहाँ पर 80,000 रुपए है। एक व्यक्ति की कुल आय 80,000 रुपए है, जिसके आधार पर एक चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट दिया है। अब सुनिए, यहाँ पे एक चार्ट मान लेते हैं, मैंने दे दिया यहाँ पे, और उस पैसे का वो कहाँ खर्च करता है यहाँ पे लिखा है, सब मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मकान का किराया, यहाँ पे लिख लेंगे मकान का किराया। तो मान लेते हैं मकान का वह किराया देता है 10%। 10% तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसको देखें क्योंकि ये थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसकी बचत में ले लेता हूँ, इसकी बचत को दर्शा रहा है। बचत हो गया मान लेते हैं हमारे
पास बचत को रख लीजिए 45%, बचत 45% में रख ले। यहां पर मैं कह सकता हूं कि किराया वो देता है, मकान का किराया 10%, यहां पर शिक्षा पे खर्च करता है वो, शिक्षा पे 35%, और 35 देखिए कितना हो गया, 35, 70, 80, 90, 10% और बचा हुआ है। और यहां पे मैं लिख सकता हूं मनोरंजन पर खर्च करता है 10%। तो मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति है जिसके आधार पे एक चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक चार्ट बना के बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आसान भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर बचत 45% करता है, किराया 10%, शिक्षा में 35%, मनोरंजन में 10%। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी। अगर आपसे पूछ दे कि बचत कितनी होगी, तो बस आपको क्या करना है कि जो 80,000 रुपये उसकी कुल आय है गुणे 45% निकाल दीजिए इसका। जैसे 45% हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं 0 0, 8 बचे 40 का 0, 8 बचे 40 का 0, 8 चौके 32, 33, 34, 35, 36। तो अगर उसकी बचत पूछता है तो हम कह सकते हैं 36,000 रुपए की बचत करता है। देखिए बचत कितनी होगी, तो बचत के लिए आप आराम से 80,000 का 45% निकाल लीजिए, 0 0 कट गया, 2 शून्य आ गया, 8 बचे 40 का 0, हासिल 4, 8 चौबीस, ठीक है। दूसरा पूछ दे कि बताइए खर्च कितनी होगी, खर्च कितनी होगी। अगर पूछ दे खर्च कितनी होगी, तो खर्च कितनी होगी तो आप यहां से बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे कि जब 45% बचत करता है तो 55% खर्च करता है, तो आप 80,000 का प्रतिशत बस निकाल लीजिए, 80,000 का 55% निकाल लें, क्योंकि याद रखें खर्च को मैनेज करना है तो 100 में से आपको 45 सिर्फ माइनस कर लेना होगा, क्योंकि 45 तो बचत करता है, तो 0 0 गया। तो इस प्रकार से लिख लेंगे 0 0, 8 बचे 40 का 0, 8 बचे 40, 4 44, मैं लिख सकता हूं कि 44,000 रुपए का वह खर्च करता है। तो उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 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 किराए, बताइए किराए का खर्च, किराए का खर्च, किराए का खर्च शिक्षा के खर्च से, शिक्षा के खर्च से, खर्च से कितना रुपए कम है, कितना रुपए कम है, ये अगर पूछ ले तो कैसे लगाएंगे। तो किराए के लिए 10%, यहाँ पे देखें आप खुद देखिए कि किराए पर कितना प्रतिशत है, तो किराए के लिए 10% है, और शिक्षा पर कितना प्रतिशत है, तो शिक्षा पर है 35%। तो कह रहे कि ये जो किराया है शिक्षा से कितना परसेंट कम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 20% कम है, बस 20% कम है, यहाँ पर कम है निकाल लेंगे, कम है तो 80,000 रुपये है, और 80,000 का केवल कितना प्रतिशत निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 800 गुणे 20, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16,000 रुपये कम है। तो इस तरीके से डीआई वाले क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। तो डीआई आपका पूरा का पूरा इसी पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक ले लेंगे हम लोग थोड़ा सा डिग्री वाला भी ले लेते हैं, ज्यादा वो भी सही हो जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया डिग्री के लिए, यहाँ पर देखें ये हो गया 90 डिग्री, ये ले लीजिए 60 डिग्री, 150 हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 100 डिग्री ले लीजिए, ये कितना हुआ 150, और ये हो गया आपका 250, ये ले लीजिए 110 डिग्री। यहाँ पे ले लें ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। और यहाँ से मान लेते हैं कुल, कुल इनकम या कुल आय मान लेते हैं, कुल आय 7200 रुपया, 7200। या तो इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, 7200 उठाइए। जैसे इसके लिए मैं डिजाइन कर देता हूँ, जैसे लिख देगा इसको बोलते हैं सिम प्रोवाइडर, देखिए सिम, थोड़ा सा और भी अच्छे से देखते हैं,
यहाँ इसको क्वेश्चंस को मैं ऐसे बना देता हूँ, लिखेंगे 1 2 3 4, लिखेंगे 4 प्रकार का सिम, 4 प्रकार का सिम जो क्रमशः ए, बी, सी और डी है, जिनमें कुल उपभोक्ता की संख्या 7200 है। जैसे 4 प्रकार का सिम जो क्रमशः ए बी सी डी है, जिनमें कुल उपभोक्ता की संख्या 7200 है, सभी उपभोक्ता को एक चार्ट के अनुसार दर्शाया गया, दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ पे दर्शाया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। इसको एक काम कर लेते हैं, ये ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 110 और इसको लिख लेते हैं 100, अब ज्यादा सही है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक, यहाँ पर पूछ दे सबसे अधिक उपभोक्ता होंगे, सबसे अधिक उपभोक्ता किस सिम के होंगे? तो देखिए 90 60 100 110, 110 वाले सबसे अधिक उपभोक्ता हैं। यहाँ पे आंसर दे लेंगे सिम, किस सिम के उपभोक्ता हैं? तो सिम 1 है, यहाँ पे सबसे अधिक उपभोक्ता है सिम 1 है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम उपभोक्ता किसके होंगे, तो सबसे कम उपभोक्ता होंगे, तो सबसे कम इसमें कौन है? 60 है, तो इसका आंसर दे लेंगे सिम सी। इसका हो गया सिम सी के। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले यहाँ पर कि बताइए सिम ए के उपभोक्ता सिम सी के उपभोक्ता से कितना अधिक है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिम ए की बात हम करें तो सिम ए में है 110 डिग्री, और यहाँ पर देखिए सिम सी की बात करें तो इसमें है 60 डिग्री। तो सिम ए के उपभोक्ता सिम सी के उपभोक्ता से कितना अधिक है, तो यहाँ से बताइए कितना अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 डिग्री अधिक है। जब 50 डिग्री अधिक है तो संख्या निकाल लीजिए, अधिक है। इसमें अधिक होंगे, अब देख लेते हैं अधिक होंगे, कितने अधिक होंगे भाई। अब यहाँ से देखिए अधिक होंगे, कितने अधिक होंगे, तो लिखेंगे 7200 गुणे 50 डिग्री है तो 50/360, काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 गुणे 50 कर लेंगे तो लिख लेंगे हमारे यहाँ पे कितने उपभोक्ता अधिक होंगे, तो 1000 उपभोक्ता आपके अधिक होंगे। ठीक है, 1000 उपभोक्ता अधिक होंगे। तो इस प्रकार से हमारा डीआई यहाँ पर आके समाप्त होता है। ये भी आपका डीआई पूरा का पूरा दैनिक हो गया ये भी चैप्टर। तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में एंट्री करते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्षेत्रमिति जो आपके ही सिलेबस का है। तो क्षेत्रमिति में देखिए क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। इसको 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में, एक होगा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, बहुत ही आसान इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं आयतन को ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए आयतन वाला ही मैं पढ़ाऊंगा।
वैसे क्षेत्रफल से रिलेटेड आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास आदित्य क्लासेस को ज्वाइन करके क्षेत्रफल के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल इसमें क्षेत्रफल तो नहीं है सिलेबस में, आयतन वाला सिलेबस में है, तो आप आयतन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल में कौन कौन सा आ जाता है टॉपिक। एक आता है त्रिभुज, इसके बाद आता है चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसके बाद आता है वृत्त। इसमें 3 टॉपिक है। इसमें चलेंगे तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक होगा आयतन में। तो आयतन में होगा, एक होगा आपका घनाभ जिसको क्यूबाइड बोलेंगे, इसके बाद घन होगा, उसके बाद बेलन, बेलन के बाद होगा शंकु, शंकु के बाद होगा गोला, बस इट से। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्षेत्रमिति वाले को भी शुरू कर लिया जाए। इसमें पहले टॉपिक को मैं शुरू करूंगा, घनाभ को शुरू करते हैं। चलिए घनाभ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लें घनाभ, घनाभ में क्या क्या चीजें देखा जाए तो इसमें आपका पूछ सकता है, जैसे मान लेते हैं एक आपके सामने क्यूबाइड यहाँ पे मैंने बनाया, ऐसे एक क्यूबाइड बनाया, इसमें लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। तो पहली चीज आपसे पूछ सकता है इसका आयतन बताइए, इसका आयतन बताइए। तो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसका दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो अगर यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछना चाहता है तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होगा। इसका तीसरा पूछेगा डायगोनल बताइए विकर्ण, इसका क्या होगा। तो विकर्ण के लिए फार्मूला होगा √L² प्लस B² प्लस H²। एक और इसमें आप पूछ सकता है कि बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये आपसे पूछना चाहता है तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL। इसके बाद जो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई अगली, उसमें सब कुछ खोल के मैं सब कुछ चीज़ों को बताऊंगा। तो सब कुछ चीज़ों को बताऊंगा, तो इसके बाद सब कुछ चीज़ों को अगले क्लास में बताएंगे खोल के, ठीक है ना। तो रहने देते हैं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग चीज़ों